हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टेप। सो आज की हमारी जो क्लास है सर्वाधार इनिशिएटिव, ये टारगेट करता है यूपीएससी 2025 को, राइट। सो जो भी बच्चे इस वर्ष अपना एग्जाम देने वाले हैं, प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है, बहुत बेनिफिशियल है। जैसा कि आपको पता है, जो स्टूडेंट हमारे साथ पुराने जुड़े हुए हैं उनको पता है इस क्लास का नेचर क्या होता है। हम लोग यहाँ पर पिछले लगभग एक हफ्ते के करंट अफेयर डिस्कस करती हूँ मैं आपके साथ, उसी के साथ उससे रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस करती हूँ। अगर कोई पीवाईक्यू उस विशेष टॉपिक से रिलेटेड ऐसा है जो कभी पूछा गया है पिछले 10 वर्षों में यूपीएससी के द्वारा, तो मैं वो भी आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करती हूँ, ठीक है। वन मोर थिंग, यहाँ पर हम जो इश्यूज डिस्कस करते हैं, जो मुद्दे डिस्कस करते हैं, वो बहुत ही ऑथेंटिक न्यूज़पेपर्स जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डाउन टू अर्थ, पीआईबी, राइट, लाइव मिंट जैसे न्यूज़पेपर से यहाँ पर हम टॉपिक्स को पिक करते हैं। तो चलिए क्लास शुरू कर लेते हैं अपनी। आज है हमारा सर्वाधार इनिशिएटिव का डे 81। सो आज यहाँ पर है डे 81, राइट। डे 81 है और ये यूपीएससी 2025 को टारगेट करता है। क्लास जब हमारी बाइंड अप होती है उस समय पर भी मैं आपसे बोलती हूँ, बीच बीच में भी बोलती रहती हूँ कि जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, जो न्यू स्टूडेंट हैं, यूपीएससी की तैयारी हाल ही में उन्होंने करना शुरू किया है, या फिर पिछले मान लो 6 महीने से आप इस तैयारी में हो, 1 साल से हो, अभी तक अगर आपने पीवाईक्यूज सॉल्व नहीं किए हैं, पीवाईक्यूज को एनालिसिस नहीं किया है, तो मेक श्योर कि सबसे पहले आप उनको सॉल्व करो, एनालिसिस करो, सिलेबस अच्छे से देखो। उससे क्या होता है, आपके सामने एक रोड मैप होता है, आपको पता होता है कि आप जिस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो वहां पर सवाल किस तरीके के पूछे जाते हैं, क्या स्टैंडर्ड होता है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ज्यादा होती है या फिर कंसेप्चुअल इंफॉर्मेशन ज्यादा होती है, राइट। तो इन चीजों के बारे में जानना बहुत बहुत जरूरी है। सो इस चीज को लाइटली मत लेना। जो भी स्टूडेंट न्यू इस तैयारी में आ रहे हैं, मैं उनसे कह रही हूँ, जो पुराने हैं, जिन्होंने कर रखा है, उनके लिए तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अपने जूनियर्स को भी आप बताते होंगे, बट अगर जो बच्चे नए हैं मैं उनको ये चीज़ बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा जरूरी है। अपना सिलेबस क्या है आपका पता होना चाहिए आपको, यूपीएससी का, प्लस पीवाईक्यूज, है ना। और कोशिश करें कि 10 ईयर्स के, पिछले 10 वर्षों के जो पीवाईक्यूज हैं उनको आप यहाँ पर सॉल्व करें, ठीक है। सो देख लेते हैं आज का हमारा जो फर्स्ट इश्यू है, पहला मुद्दा है, वो है एकलव्य डिजिटल प्लेटफॉर्म। एकलव्य डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या है, इसके बारे में देखेंगे, लॉन्च किसने किया है, इसके टारगेट्स क्या हैं, हाइलाइट्स क्या हैं इसके, उनको हम यहाँ पर देखेंगे। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की न्यूज है। अगर यहाँ डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात हो रही है तो ये आईटी की न्यूज है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की न्यूज है। तो आपको पता है प्रीलिम्स में भी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं और मेंस में भी पूछे जाते हैं। ये जो क्लास है हमारी सर्वाधार इनिशिएटिव, ये प्रीलिम्स को टारगेट करता है, और मेंस को टारगेट करने के लिए भी हमारे इंस्टीट्यूट सिविल स्टेप आईएएस ने एक प्रोग्राम चला रखा है जिसका नाम है प्रतिबद्ध, राइट, आपको पता होगा। तो वो भी आप देख सकते हैं वहां पर कि किस तरीके से मेंस के लिए अप्रोच किया जाता है, देख लेते हैं यहाँ पर। सो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की स्पेसिफिकली ये न्यूज है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। एक और चीज, पीआईबी की न्यूज है ये, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जो कि एक सरकारी न्यूज एजेंसी है, उसकी ये खबर है। क्या है खबर, इंडियन आर्मी लॉन्चेस एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म। सो यहां पर देखो, जो ये एकलव्य डिजिटल प्लेटफॉर्म है, किसने लॉन्च किया है, लॉन्च्ड बाय इंडियन आर्मी, राइट, लॉन्च्ड बाय इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी ने इसको लॉन्च किया है, किसके लिए, फॉर ऑफिसर्स ट्रेनिंग। जो ऑफिसर्स होते हैं, जो कमीशन्ड होते हैं ऑफिसर, उनकी ट्रेनिंग के लिए एकलव्य डिजिटल प्लेटफॉर्म एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इंडियन आर्मी ने इसको लॉन्च किया है, इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यहाँ पर पीआईबी में पब्लिश किया है इसको, ठीक है। देखते हैं आगे कॉन्टेक्स्ट क्या है, चर्चा में क्यों है। सो रिसेंटली द चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी के जो चीफ है, उन्होंने लॉन्च किया है ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर इंडियन आर्मी, निक नेम्ड इज एकलव्य। अभी क्या हुआ है, आर्मी के चीफ हैं, उन्होंने एक डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है एकलव्य डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने लॉन्च किया, यानी कि इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है, पब्लिश किया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, ठीक है।
सो इस वजह से ये चर्चा में है। अब हम इस प्लेटफॉर्म के बारे में जानेंगे कि ये किस प्रकार का प्लेटफॉर्म है, और एक चीज और, किसके लिए लॉन्च किया है, तो जो न्यू ऑफिसर्स कमीशन होते हैं उनके ट्रेनिंग के लिए लॉन्च किया है, और ये एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, राइट। So it has been developed under the agency of Headquarters Army Training Command with Army War College as the sponsor agency। यानी कि ये जो एकलव्य डिजिटल प्लेटफॉर्म है, लॉन्च किसने किया है, इंडियन आर्मी ने, ठीक है। डेवलप किसके अंतर्गत किया गया है, हेडक्वार्टर आर्मी ट्रेनिंग कमांड्स एंड द आर्मी वॉर कॉलेज एज स्पॉन्सर एजेंसी के अंतर्गत इसको विकसित किया गया है, जो ये ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है। एंड द प्लेटफॉर्म हैज बीन डेवलप्ड बाय द भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। यानी जो भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन है, उसके द्वारा इसको डेवलप्ड किया गया है, एंड जियो इन्फॉर्मेसी के द्वारा गांधीनगर में है ये, अलॉन्ग विद सपोर्ट फॉर द डायरेक्टर जनरल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। सो किसने डेवलप किया है, कहां पर विकसित हुआ है, किसके द्वारा विकसित हुआ है, किसके द्वारा लॉन्च हुआ है, क्यों लॉन्च हुआ है, यहाँ पर हमने ये चीजें देख ली, ठीक है। आगे हम यहाँ देखते हैं कि ये जो प्लेटफॉर्म है हैज बीन होस्टेड द आर्मी डेटा नेटवर्क एंड फीचर्स अ स्केलेबल आर्किटेक्चर। यानी कि स्केलेबल आर्किटेक्चर को डेवलप करेगा, और जो आर्मी का डेटा है उसको भी ये होस्टेड करता है, जो प्लेटफॉर्म है। दूसरी चीज, दिस इनेबल्स हेडक्वार्टर आर्मी ट्रेनिंग कमांड्स टू सीमलेसली इंटीग्रेटेड एनी नंबर ऑफ ट्रेनिंग्स एस्टैब्लिश्ड ऑफ इंडियन आर्मी, ईच कैपेबल ऑफ होस्टिंग एंड एक्सटेंसिव रेंज ऑफ कोर्सेज, ठीक है। सो जो कोर्सेज हैं इंडियन आर्मी को ट्रेन करने के लिए, उसको भी यहाँ पर एक्सटेंड किया जाएगा, उनका सीमलेस डेटा होगा। एक तरीके से जो इंडियन आर्मी का डेटा है उसको इंटीग्रेटेड इस प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा, और उसी से रिलेटेड ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो एक तरीके से ये क्या करेगा, इंडियन आर्मी की क्षमताओं को बढ़ाएगा, क्योंकि ट्रेनिंग उनकी और ज्यादा इंटीग्रेटेड वे में हो सकती है ना। आगे यहाँ पर हम देखेंगे, दिस इनिशिएटिव अलाइंड विद इंडियन आर्मी प्रोपेलिंग एंड इटसेल्फ टू द डिकेड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि itself a decades of transformation as the envisaged by COAS and also Indian Army's theme for 2024 as the year of the technology absorption। See, जो 2024 की थीम थी इंडियन आर्मी की, वो क्या थी, टेक्नोलॉजी, ईयर ऑफ द टेक्नोलॉजी अब्जॉर्प्शन थी। यानी कि 2024 जो है ये तकनीक को एब्जॉर्ब करने वाला वर्ष रहा है, एंड स्टूडेंट ऑफिसर्स आर परमिटेड टू रजिस्टर फॉर मल्टीपल कोर्सेज साइमल्टेनियसली, ठीक है। अब ये जो प्लेटफॉर्म हमने बात की एकलव्य डिजिटल प्लेटफॉर्म की, जो कि लॉन्च किया गया था इंडियन आर्मी के द्वारा, ये जो प्लेटफॉर्म है इसी से रिलेटेड मैं आपके साथ यहाँ पर एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगी, और हम देखेंगे उस क्वेश्चन से रिलेटेड कि हमारा सही आंसर क्या है, ठीक है। सो हम देखते हैं यहाँ पर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एकलव्य डिजिटल प्लेटफॉर्म। जो एकलव्य डिजिटल प्लेटफॉर्म है इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, तीन स्टेटमेंट हमारे पास हैं, एंड विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट। क्या करना है, ये जो तीन स्टेटमेंट्स दिए गए हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है, हमें ये देखना है। सो इट हैज बीन डेवलप्ड, यानी कि एकलव्य, जो एकलव्य डिजिटल प्लेटफॉर्म है, राइट, ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो आप यहां पर देखेंगे, डेवलप्ड बाय द हेडक्वार्टर आर्मी ट्रेनिंग कमांड्स एंड आर्मी वॉर कॉलेज एज द स्पॉन्सर एजेंसी। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, यही हमने पढ़ा था जब हम इसके बारे में पढ़ रहे थे। एंड दिस प्लेटफॉर्म हैज बीन होस्टेड ऑन द आर्मी डेटा नेटवर्क एंड फीचर्स अ स्केलेबल आर्किटेक्चर। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। स्टूडेंट ऑफिसर्स आर परमिटेड टू रजिस्टर फॉर मल्टीपल कोर्सेज साइमल्टेनियसली। यानी कि जो स्टूडेंट ऑफिसर्स होंगे, जो कमीशन किए जाएंगे ऑफिसर, वो एक साथ कई सारे लर्निंग कोर्सेज में अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, क्योंकि जो ऑनलाइन लर्निंग कोर्सेज हैं उनको वो यहाँ पर सीख सकते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। ऑप्शन क्या होगा, 1, 2 एंड 3, तीनों आंसर हमारे यहाँ पर सही है, तो ऑप्शन है ए, ठीक है, ए आंसर सही है। हमारा जो नेक्स्ट इशू है वो है K4 बैलिस्टिक मिसाइल। क्या है K4 बैलिस्टिक मिसाइल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डिफेंस से रिलेटेड ही ये मुद्दा है।
ये जो मुद्दा है वो भी आप देख रहे हैं डिफेंस से रिलेटेड ही है। सो के फॉर बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में देखेंगे। हिंदुस्तान टाइम्स की ये न्यूज है, इंडिया सक्सेसफुली टेस्टेड के फॉर न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल फ्रॉम आईएनएस अरिघाट। यानी कि भारत ने अभी सक्सेसफुली के फॉर बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया है। और कहां से लॉन्च किया है? इसको आईएनएस अरिघाट से लॉन्च किया है। ध्यान रखना है, आईएनएस अरिहंत नहीं है, अरिहाट है, ठीक है, अरिघाट है। एंड यहां आप देखेंगे इंडियन नेवी सक्सेसफुली टेस्टेड, किसने? इंडियन नेवी ने ये सक्सेस किया है, सक्सेसफुली टेस्टेड किया है के फोर बैलिस्टिक मिसाइल को फ्रॉम द आईएनएस अरिघाट सबमरीन। यानी कि एक सबमरीन का नाम है आईएनएस अरिघाट। एंड enhancing India's nuclear deterrence capabilities। और इससे क्या होगा? भारत की जो न्यूक्लियर डिटरेंस है, कैपेबिलिटीज है, उसको बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। ये है आपकी के फोर बैलिस्टिक मिसाइल, के फोर बैलिस्टिक मिसाइल, राइट। ये है के फोर बैलिस्टिक मिसाइल। क्या है के फोर बैलिस्टिक मिसाइल, उसके बारे में देख लेते हैं। सो इट इज ए न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल। ये चीज ध्यान रखनी है, किस प्रकार की है? न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है, पहली बात। विद अ रेंज ऑफ अराउंड 3500 किलोमीटर। यानी कि जो के फोर बैलिस्टिक मिसाइल है ना, जो के फोर बैलिस्टिक मिसाइल है, इसकी रेंज पता है कितनी है? लगभग 3500 किलोमीटर, लगभग 3500 किलोमीटर इसकी रेंज है। इट इज अ सॉलिड फ्यूल्ड मिसाइल। और इसमें किस प्रकार का फ्यूल प्रयोग किया जाता है? सॉलिड फ्यूल्ड। यानी कि जब आप यहां पर फ्यूल्ड की बात करते हैं तो वो होता है सॉलिड, राइट। सॉलिड फ्यूल होता है, विच वॉज टेस्टेड एट लीस्ट 5 times इन द लास्ट फ्यू ईयर्स फ्रॉम some civil platforms. And these successful launch of K4 missile adds another layer of strength to India's nuclear trade, and which is include land-based missile and air-launched न्यूक्लियर वेपन्स, सबमरीन लॉन्च्ड प्लेटफॉर्म। अब देखो इसके द्वारा क्या होगा, अब भारत के पास एयर लॉन्च्ड मिसाइल भी है, न्यूक्लियर वेपन एंड सबमरीन लॉन्च्ड भी है, और आप यहां पर देख रहे हैं ये बैलिस्टिक मिसाइल भी है, राइट। आगे देखते हैं, इट इज डेवलप्ड बाय डीआरडीओ। किसने डेवलप किया है? डीआरडीओ ने, है ना। हेडक्वार्टर कहां पर है डीआरडीओ का? न्यू दिल्ली, हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में, ध्यान रखिएगा। सो डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा के फोर बैलिस्टिक मिसाइल को डेवलप किया गया है, इंडियन नेवी के द्वारा लॉन्च किया गया है, ध्यान रखना है। अगेन मैं फिर से बता रही हूं, के फोर बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में जब आप बात करते हैं तो दिस मिसाइल इज डेवलप्ड बाय डीआरडीओ, ठीक है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एंड लॉन्च्ड बाय इंडियन नेवी, राइट, लॉन्च्ड बाय इंडियन नेवी। और किस प्रकार की मिसाइल है ये? आईएनएस अरिघाट, आईएनएस अरिघाट से इसको लॉन्च किया है, ये भी ध्यान रखना, जो कि एक क्या है? सबमरीन है, ये पनडुब्बी है, ये एक सबमरीन या पनडुब्बी है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एंड जब इसकी रेंज की आप बात करते हैं, रेंज कितनी है? तो इसकी रेंज है 3500 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर इसकी रेंज है, राइट। सिग्निफिकेंस क्या है इसका, महत्व क्या है? अगर आप इसके सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो इट प्रोवाइड्स अ मेजर बूस्ट टू इंडियाज न्यूक्लियर डिटरेंस एंड स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज। भारत की जो रणनीतिक क्षमताएं हैं उनको ये बहुत बढ़ावा देगा, एंड भारत की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है उसको भी बढ़ावा देने वाला है। ये इसका सिग्निफिकेंस है। कुछ की फैक्ट्स देखेंगे किसके बारे में? आईएनएस अरिघाट के बारे में, जो सबमरीन है जहां से के फोर बैलिस्टिक मिसाइल को इंडियन नेवी ने लॉन्च किया है, उसके कुछ फैक्ट्स के बारे में देख लेते हैं। सो इट वाज कमीशन्ड इन अगस्त 2024। जो आईएनएस अरिघाट है ये एक सबमरीन है, ये एक पनडुब्बी है, यहीं से के फोर बैलिस्टिक मिसाइल को भारतीय नेवी ने लॉन्च किया है। और जो आईएनएस अरिघाट है अगस्त 2024 में ही ये कमीशन हुई है इंडियन नेवी में, राइट, ये चीज ध्यान रखनी है। तो इसके बारे में भी यूपीएससी 2025 में प्रीलिम्स में आपसे सवाल पूछा जा सकता है।
क्यों? क्योंकि एक तो यहाँ से K4 बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया गया है, दूसरी बात ये स्वयं भी जो अरिघाट है 2024 में ही कमीशन हुई है, राइट, एंड एग्जाम तो जून में हो चुका था, ठीक है। आगे देख लेते हैं, इट इज इंडिया सेकेंड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल। और देखो एक चीज और, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा, ये भारत के पास दूसरी न्यूक्लियर पावर्ड सेकेंड ही न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल है, सबमरीन है, फॉलोइंग इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिहंत। अब देखो, पहली जो न्यूक्लियर है अब वो है INS अरिहंत और सेकंड है INS अरिघाट। तो दोनों सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, INS अरिहंत भी, INS अरिघाट भी। जो अरिघाट है वो दूसरी है, 2024 अगस्त 2024 में ये लॉन्च हुआ है, ध्यान रखना है। एंड इट वॉज कंस्ट्रक्टेड एट द इंडियन नेवी शिप बिल्डिंग सेंटर इन विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम में इसको बनाया गया था, कंस्ट्रक्ट किया गया था। It can carry up to 4 nuclear capable K4 ballistic missile, submarine launched ballistic missile with a range of 3,500 kilometers or 12 conventional warheads, 15 SLBMs with a range of about 750 kilometers। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। INS अरिहंत जो है वो इंडियाज, भारत की फर्स्ट INS अरिहंत भारत की फर्स्ट न्यूक्लियर सबमरीन है, राइट। और जो INS अरिघाट है ये सेकंड है, लॉन्च हुई है अभी अगस्त 2024 में, लॉन्च इन अगस्त 2024। और अभी यहीं से कब, नवंबर में 20 नवंबर क्या हुआ है, K4 बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया गया है, ध्यान रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देख लेते हैं DRDO के बारे में। मैं पीछे कई सारे क्लासेस में आपको हालांकि इसके बारे में बताया है, बट फिर भी मैं अभी बताऊंगी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, चर्चा में बना रहता है और विशेष तौर पर हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लास है। तो जो टर्मिनोलॉजी है ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, मिसाइल के बारे में या स्पेस के बारे में, ठीक है, वो हमें पता होना बहुत जरूरी है। So DRDO is an agency of Government of India responsible for the research and development technology are the equipments related to defense and military applications। ठीक है, कब स्टैब्लिश हुआ था, 1958, 1958 में जो DRDO है इसकी स्थापना हुई थी एंड ऑपरेट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। DRDO किसके अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ये आता है, यानी कि रक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत DRDO आता है, ठीक है, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कैपेबिलिटीज बाय डेवलपिंग एडवांस्ड एंड प्लेज अ क्रूशियल रोल इन एनहेंसिंग इंडियाज डिफेंस कैपेबिलिटीज। और भारत की जो डिफेंस कैपेबिलिटीज है, रक्षा से संबंधित जो क्षमता है, उनको बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। आगे देखते हैं, इसी से संबंधित हमारा एक सवाल है, क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट INS अरिघाट। ध्यान रखना है, भारत की दूसरी बैलिस्टिक सबमरीन है INS अरिघाट, पहली है अरिहंत। अरिघाट 2024 अगस्त 2024 में कमीशन की गई थी, यहीं से K4 बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया गया है, ठीक है। सो INS अरिघाट के बारे में देख रहे हैं, इट वॉज कमीशन इन अगस्त 2024, बिल्कुल सही बात है। इट इज इंडिया सेकेंड न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन फॉलोइंग इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन इज INS अरिहंत, बिल्कुल सही बात है, दोनों ध्यान रखना है। देखो मैं फिर बोल रही हूँ, UPSC CSE यानी कि CSE, ठीक है, जो IAS का एग्जाम होता है 2025 के प्री के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रही हूँ आपको, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो बहुत ज्यादा ध्यान रखना है इस पे। आगे देखते हैं, इट वॉज कंस्ट्रक्टेड एट इंडियाज नेवी शिप बिल्डिंग सेंटर इन विशाखापत्तनम, यानी कि ये कंस्ट्रक्ट कहां पर किया गया था, भारत की नेवी का जो शिप बिल्डिंग सेंटर है विशाखापत्तनम में, वहां पर INS अरिघाट को डेवलप किया गया था। सो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो आंसर होगा बी, हमारा यहाँ पर जो आंसर है वो होगा बी, ठीक है। आगे देख लेते हैं, आगे हमारा जो नेक्स्ट इश्यू है वो है व्हाट इज द इंडियाज इंटरनेट गवर्नेंस फोरम।
भारत का इंटरनेट गवर्नेंस फोरम क्या है, इसके बारे में देखेंगे। प्रीलिम्स का आईटी, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की ये न्यूज है, और इसी से रिलेटेड जो भी हमारे आईटी से रिलेटेड कुछ इंस्टीट्यूट हैं उनके बारे में भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। सो यहाँ देखते हैं चर्चा में क्यों है ये जो इंडियाज इंटरनेट गवर्नेंस फोरम है, क्यों चर्चा में है। द इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, जिसको IIGF, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट है, 2024 में विल बी हेल्ड ऑन December 9 to 10, 2024 एट द भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर, प्रगति मैदान इन न्यू दिल्ली। सी द इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, द इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम IIGF 2024 विल बी हेल्ड, यानी कि ये 9 और 10 कल और परसों ये कॉन्फ्रेंस हो चुकी है। कहां पर हुई है? भारत मंडपम में हुई है। भारत मंडपम कहां पर है? न्यू दिल्ली के प्रगति मैदान में है, वहां पर ये कॉन्फ्रेंस हो चुकी है। एंड क्या हुआ है वहां पर देख लेते हैं। इंडियाज इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2024 ये 9 और 10 दिसंबर को हो चुकी है 2024 में। कहां पर? भारत मंडपम में, भारत मंडपम में। एंड इसकी थीम क्या थी? थीम देख लो आप इसकी, इनोवेटिव इंटरनेट गवर्नेंस फॉर इंडिया। बहुत बार पूछा जाता है थीम इसके बारे में। तो इसकी जो 2024 में, अभी 2024 में कब? 9 और 10 दिसंबर को हुआ है कॉन्फ्रेंस। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है इनोवेशन या इनोवेटिंग इंटरनेट, इनोवेटिंग इंटरनेट गवर्नेंस फॉर इंडिया, ठीक है। ये इसकी थीम है, ध्यान रखिएगा आप इसकी थीम के बारे में। बहुत बार तो आईएएस के प्रीलिम्स में थीम के बारे में पूछ लिया जाता है, किसने लॉन्च किया था, कब लॉन्च किया था। तो हमको ना हर चीज के लिए तैयार रहना है। हमको बिल्कुल ये भी नहीं देखना है बहुत डेप्थ में पढ़ना है, और हमको डेटा को भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दोनों को मिला करके ही सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। सो ये था इसका। और हाइब्रिड मोड में ये हुआ था 9 से 10 दिसंबर को, हाइब्रिड मोड में प्रगति मैदान के भारत मंडपम वेन्यू में हुआ था, ठीक है। न्यू दिल्ली में है जो भारत मंडपम है। सो आपको ध्यान रखना है थीम के बारे में, कहां पर हुआ था। IIGF हेडक्वार्टर कहां पर है? तो न्यू दिल्ली में है। आगे देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको पब्लिक किया गया है, पब्लिश किया गया है। और ये जो न्यूज है PIB की न्यूज है, सरकारी एजेंसी है PIB, ऑथेंटिक न्यूज होती है, ठीक है। सो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्री जितिन प्रसाद टू इनॉग्रेट 4th एडिशन ऑफ इंडियाज इंटरनेट गवर्नमेंट फोरम। अब एक चीज और, अभी जो 2024 में ये इंडिया इंटरनेट गवर्नमेंट फोरम हुआ है IIGF, है ना, ये जो हुआ है IIGF 2024 में, ये 4th एडिशन था, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, 4था एडिशन था ये। एंड IIGF 2024 फोकस ऑन ब्रिजिंग डिजिटल डिवाइड, जो डिजिटल डिवाइड है उस पर फोकस करेगा, उसको ब्रिज करने पर फोकस करेगा, जो डिजिटल डिविडेंड इंडिया में है। रिस्पॉन्सिबल AI एंड सब्सटेंसिबल इंटरनेट फॉर अ सिक्योर एंड इंक्लूसिव डिजिटल फ्यूचर, इन क्षेत्रों में ये फोकस करने वाला है। तो हो सकता है आपसे थीम पूछ ले, कहाँ हुआ था ये पूछ ले, किसने स्टैब्लिश किया था ये पूछ ले। दूसरी चीज, इसके फोकस एरिया क्या है। यूपीएससी का बड़ा ही फेवरेट तरीका है ये पूछने का, कि अगर किसी के बारे में जानना है, मान लो सिंपल नहीं पूछना है, तो उसके फोकस एरियाज पूछ लेता है ना। और ये मेंस की भी बात है और प्री की भी बात है, ये दोनों की ही बात है, मेंस और प्री दोनों में ही इस तरीके के सवाल पूछ लिए जाते हैं आईएएस के। तो ये चीज भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे ये थीम है, देखो, इनोवेटिव इंटरनेट गवर्नेंस ऑफ फॉर इंडिया, अबाउट इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम IIGF 2024, जो कि हुआ है भारत मंडपम में। भारत मंडपम वेन्यू है न्यू दिल्ली के प्रगति मैदान में, ठीक है। यहां पर हम देखते हैं जो IIGF है इसके बारे में, इसके कुछ हाइलाइट्स देख लेते हैं, ठीक है। सो इट इज इंडियाज चैप्टर फॉर यूनाइटेड नेशंस इंटरनेट गवर्नेंस फोरम। सो UNIGF का ये चैप्टर है, भारत का ये इंडियन चैप्टर है UNGF का। दूसरी चीज, इट इज अ ग्लोबल मल्टी स्टेक होल्डर्स प्लेटफॉर्म दैट फोस्टर डायलॉग अपॉन पब्लिक पॉलिसी इश्यूज रिलेटेड टू द इंटरनेट।
इंटरनेट से संबंधित जो पब्लिक पॉलिसीज हैं उनके इश्यूज को ये फॉस्टर करता है, उनके डायलॉग्स को फॉस्टर करता है। दूसरी चीज, उन पर कंसर्न जताता है जो इंटरनेट से संबंधित इश्यूज होते हैं, राइट। एंड एस्टैब्लिश्ड इन 2021, 2021 में एस्टैब्लिश हुआ था, इसीलिए 2024 में जो IAGF का अभी कॉन्फ्रेंस हुआ है भारत मंडपम में, ये चौथा एडिशन था, 4th एडिशन था ना, बिकॉज एस्टैब्लिश्ड इन 2021। इसके उद्देश्य क्या है? सो एम्स टू मैक्सिमाइज द अपॉर्चुनिटीज, जितने भी अपॉर्चुनिटीज हैं इंटरनेट को लेकर के, इंटरनेट से संबंधित, उनको मैक्सिमाइज करना, उनको और बढ़ाना, वाइल एड्रेसिंग एसोसिएटेड चैलेंजेस एंड रिस्क, यानी कि इंटरनेट से संबंधित अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाना, अवसरों को बढ़ाना, और दूसरे ही पक्ष में वहीं पर उससे रिलेटेड जो रिस्क हैं उनको भी पब्लिक करना, उनको भी लोगों को बताना, ठीक है, जो भी रिस्क है, जो चैलेंजेस हैं। IGF प्रमोट्स कोलैबोरेटिंग डिस्कशंस अमंग रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, civil societies, industries and the technicals, communities, think tank and industry associations. It is supported by 14 member multi stakeholders, यानी कि जो IIGF है, IIGF 2024 है ना, कहाँ हुआ है? भारत मंडपम, राइट, भारत मंडपम में हुआ है। ये कहां पर है? ये है न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। दूसरी बात, यहाँ जो IIGF है, यहाँ पर आप देखेंगे तो 14 मेंबर्स इसके स्टेक होल्डर्स हैं, ये भी ध्यान रखना है। स्टेक होल्डर्स इसके जो हैं वो 14 मेंबर्स हैं, राइट। IGF plays a vital role in shaping policies for an open, secure and accessible internet, addressing issues such as cybersecurity, digital inclusion, data privacy and emerging technologies। ठीक है, अब हम जो अभी IAGF का हाइलाइट्स देख लेते हैं जो 2024 में हुआ है। क्या हाइलाइट्स हैं? तो इट इज सपोर्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको आप बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंड द नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, नेक्सी, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको सपोर्ट किया गया है। जो IIGF 2024 का कॉन्फ्रेंस हुआ है न्यू दिल्ली में, ठीक है, 4th एडिशन था, ध्यान रखना है। दिस इनिशिएटिव बाय इंडियाज मल्टी स्टेक होल्डर कम्युनिटी एम्स टू एक्सप्लोर क्रिटिकल एस्पेक्ट टू इंटरनेट गवर्नेंस एंड फोस्टर मीनिंगफुल डायलॉग्स, जो उससे संबंधित मीनिंगफुल डायलॉग्स हैं उनको कराना, हाईलाइट्स इंडियाज लीडरशिप इन द ग्लोबल डिजिटल लैंडस्केप, ठीक है, एंड इट विल एड्रेस क्रिटिकल थीम टू एडवांस द सिक्योर and inclusive and sustainable digital ecosystem. And the forum will be explore legal regulatory framework to create balanced and growth oriented policies that strengthen the internet governance। तो ये इसके highlights हैं। अब हम बात करेंगे, इतना देर से हम देख रहे हैं इंडियाज इंटरनेट गवर्नेंस फोरम। सो ये जो इंटरनेट है ये क्या है ना, इससे हमने देखा कि जो इंटरनेट से रिलेटेड जो भी अवसर होंगे उनको मैक्सिमाइज करना इसका उद्देश्य है, प्लस रिलेटेड टू चैलेंज एंड रिस्क को भी यहाँ पर ये कंसर्न दिखाएगा, उसके बारे में भी बात करेगा। सो क्या है इंटरनेट? द इंटरनेट इज अ वास्ट नेटवर्क, ये एक बड़ा नेटवर्क है ना, ये एक कैसा नेटवर्क है? बड़ा नेटवर्क है। दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो कि कंप्यूटर्स को पूरे विश्व में एक दूसरे के साथ जोड़ सकता है। थ्रू द इंटरनेट पीपल कैन शेयर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन फ्रॉम द एनीवेयर विद द इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट के द्वारा लोग कहीं से भी, कहीं बैठकर किसी से भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये पूरे वर्ल्ड में एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ में जोड़ता है, ऐड करता है, इसको आप बोलते हैं इंटरनेट, ठीक है। अब इसी से संबंधित हमारा एक सवाल है, उसके बारे में जान लेते हैं। Consider the following statement about India Internet Governance Forum. First statement क्या है? It is the Indian chapter of the United Nations Internet Governance Forum. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा क्या है? It is a global multi-stakeholders platform that foster dialogue on public policy issues related to internet. बिल्कुल सही बात है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? IIGF promotes collaborating, discussing among representatives from government, civil societies, industries, technical communities, think tank and industrial association.
सो बिल्कुल स्टेटमेंट सही है हमारा। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, कौन सा सही है? तीनों सही है। आंसर होगा सी, सी हमारा यहाँ पर आंसर होगा, बिकॉज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर सही थे। ठीक है, तीनों सही हैं। आगे देख लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट इशू है, अगला मुद्दा है, वो है नोवा। व्हाट इज नोवा? सो प्रीलिम्स के साइंस एंड टेक्नोलॉजी की न्यूज है, और हम आगे चलते हैं तो ये स्पेस से रिलेटेड न्यूज है, अंतरिक्ष से संबंधित हमारी न्यूज है। क्या होता है नोवा, देखते हैं। संदर्भ क्या है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। Astronomers from the Indian Institute of Astrophysics have spotted for ultraviolet emission. इन्होंने एक अल्ट्रावायलेट एमिशन या उत्सर्जन को डिटेक्ट किया है। कहां से? फ्रॉम नोवा फॉर द फर्स्ट टाइम इन द नेबरिंग एंड्रोमेडा गैलेक्सी। जो सबसे नजदीकी गैलेक्सी है एंड्रोमेडा, वहां पर नोवा से एक अल्ट्रावायलेट प्रकाश को उत्सर्जित जो हो रहा था उसको डिटेक्ट किया है। किसने? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने। उसी के संदर्भ में ये जो नोवा है ये अभी चर्चा में है। क्यों था, अब आगे आपने देख लिया है। द हिंदू की ये न्यूज है साइंस की। इन द फर्स्ट, पहली बार ऐसा हुआ है, पहली बार ऐसा हुआ है। सो ऐसा अभी देखेंगे आप। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमर्स स्पॉट अल्ट्रावायलेट एमिशंस फ्रॉम नोवा इन एंड्रोमेडा गैलेक्सी, है ना। ये गैलेक्सी आपको पता है हमारे सबसे नजदीकी गैलेक्सी है। ठीक है, सबसे नजदीकी आकाश गंगा है ये। देखते हैं इसके बारे में हम लोग। यहाँ पर आकाश गंगा है। सो एस्ट्रोसैट इज इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड स्पेस एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी। कौन सा? एस्ट्रोसैट। एंड द यूवीटी, वन ऑफ द प्राइमरी पेलोड्स विच वाज डेवलप्ड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा, है ना। नोवा के बारे में जानते हैं। सो इट इज ए स्पेशल क्लास ऑफ ट्रांसिएंट एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स। ये बहुत ही विशेष प्रकार का एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है दैट कॉज द सडन अपीयरेंस ऑफ अ ब्राइट apparently new star that slowly fades over the week or month or during the outburst। यानी अचानक से ये चमकता है ब्राइट, और फिर धीरे धीरे एक हफ्ते में, एक महीने में ये डिम हो जाता है, डाउन हो जाता है। एंड नोवा अक्यूर इन बाइनरी स्टार सिस्टम। जो बाइनरी स्टार सिस्टम है उसमें ये होता है नोरा। वेयर इज अ डेंस, जहां पर ये डेंस होता है, घनत्व ज्यादा होता है। अर्थ साइज्ड व्हाइट ड्वार्फ स्टार ऑर्बिट्स क्लोजली विद द सन लाइक कंपेनियन। ठीक है। And the white dwarf, a strong gravitational pull dwarf matter from the companion, creating an intense accumulation of the material on its surface। आगे हम देखेंगे this process triggers। ये जो प्रोसेस है ना, ये ट्रिगर करता है पावरफुल थर्मोमोलिक्यूल्स को। जो पावरफुल थर्मोमोलिक्यूल्स होते हैं उनको ट्रिगर करता है, रिएक्शंस को, प्रोड्यूसिंग द सडन ब्राइट बर्स्ट एंड विजिबल एज ए नोवा। A nova reaches maximum luminosity within hours after its outburst and may shine intensely for several days। ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है इसके बारे में देखेंगे। जो अभी रिसर्च हुआ है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा, जो रिसर्च किया गया है, जहां पर नोवा जो एक ब्राइट स्टार है एंड्रोमेडा गैलेक्सी में, उसमें जो पाया गया, तो ये जो रिसर्च है इसके हाईलाइट्स क्या है उनके बारे में जान लेते हैं। रिसर्चर्स डिस्कवर्ड अल्ट्रावायलेट एमिशन फ्रॉम 42 nova, special class of stellar explosion even caught for them in the act of outburst itself, and this could help scientists study these interactive binary star system in our nearest neighbors galaxy at different phases of their life, and some pulling up matter from their companion while others swing in the space। सो ये आपने देखा कि जो रिसर्च है उसके हाइलाइट्स हैं। एक चीज अब हम यहाँ पर देखेंगे, जहां पर ये नोवा जो ब्राइट स्टार ये दिखा है, वो जो गैलेक्सी है जिसका नाम है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, उसके बारे में जानते हैं वो क्या है। सो एंड्रोमेडा गैलेक्सी ऑल्सो कॉल्ड मेसियर 31 या M31, आप जानते हैं इसके बारे में, एंड इज द नियरेस्ट मेजर गैलेक्सी टू द मिल्की वे। जो मिल्की वे है, जिस आकाश गंगा में पृथ्वी है, उसके सबसे नजदीकी जो गैलेक्सी है वो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि हम जो हैं वो आकाश गंगा कौन सी में है? मिल्की वे। मिल्की वे आकाश गंगा या मंदाकिनी आकाश गंगा में है, पृथ्वी उसी आकाश गंगा में है, और पृथ्वी के यानी कि मिल्की वे आकाश गंगा के सबसे जो नजदीक है वो है एंड्रोमेडा। ठीक है।
इट इज ए 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अर्थ, यानी कि अगर पृथ्वी से इसकी दूरी की बात करते हैं तो लगभग 2.5 मिलियन लाइट ईयर अवे ये पृथ्वी से है। एंड इट इज द अदर मेजर एंड मेंबर ऑफ द लोकल ग्रुप आर लोकल कलेक्शन ऑफ गैलेक्सीज लाइक द मिल्की वे, आकाश गंगा की तरह। कौन सी आकाश गंगा? मंदाकिनी, जो मंदाकिनी आकाश गंगा है ना, मंदाकिनी आकाश गंगा की तरह इट इज अ बेयर्ड स्पाइरल गैलेक्सी सो कॉल्ड फॉर द बार लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय स्टार्स एंड इट्स सेंटर, राइट। अब हम देखेंगे व्हाइट ड्वार्फ क्या है। क्या है व्हाइट ड्वार्फ? सो इट इज द स्टेलर कोर left behind after a dying star has exhausted and it nuclear fuel and expelled its outer layer from the planetary nebula, and it is white stars like the sun become after they have exhausted their nuclear fuel, right। इसी से संबंधित हमारा एक सवाल भी है, उसके बारे में जान लेते हैं। क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एंड्रोमेडा गैलेक्सी, यानी कि जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, जो मंदाकिनी आकाश गंगा है, जो मिल्की वे गैलेक्सी है, उसके सबसे नजदीक पाई जाती है। मिल्की वे गैलेक्सी में ही पृथ्वी है ना, इसलिए हमारे लिए जानने का ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। द एंड्रोमेडा गैलेक्सी ऑल्सो कॉल्ड मेसियर 31, इसको मेसियर 31 या M31 भी कहा जाता है। इट इज द नियरेस्ट मेजर गैलेक्सी टू द मिल्की वे। It is 2.5 million light years away from the Earth and is the outer major member of the local group or a local collection of galaxies। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही बात है। Like Milky Way, it is weird spiral galaxy, so called for the bar-like structure formed by the star in its center। तीनों स्टेटमेंट आपके सही है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तीनों स्टेटमेंट सही हैं। आंसर हमारा है यहाँ पर 3, सी आंसर है हमारा यहाँ पर, राइट। आंसर है सी, तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। ओके, सो हमारा जो नेक्स्ट इशू है, अगला मुद्दा है, वो है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में। अगेन प्रीलिम्स का साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लास है और यहाँ पर एनर्जी की बात हो रही है, और जब बात हो रही है एनर्जी एजेंसी की तो न्यूक्लियर की भी बात होगी, है ना। जब न्यूक्लियर एनर्जी की बात होती है, परमाणु ऊर्जा की बात होती है, तो आपको पता है कि बहुत तकनीक का प्रयोग उसमें किया जाता है। यहाँ हम देखेंगे द हिंदू की ये न्यूज है, एट मेजर IEA कॉन्फ्रेंस डिसीजन मेकर्स फ्रॉम टेक एंड एनर्जी गवर्नमेंट अंडरस्कोर AI's implication for energy security and transition। IEA executive directors emphasize there is no AI without energy, यानी इन्होंने कहा है कि कोई एनर्जी नहीं, एनर्जी के बिना कुछ भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है। स्पेशली electricity at events involving 500 participants including tech and energy leaders and government ministers। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट क्या है? द IEA's ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुआ है इंटरनेशनल एनर्जी का, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का भी ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुआ है एनर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। रिसेंटली फीचर्ड एट अ हाई लेवल राउंड टेबल फोकस ऑन बिल्डिंग स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग ऑन एनर्जी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टॉपिक्स एंड टेक्निकल ग्रुप फॉर एक्सपर्ट्स। एनर्जी पर और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उस पर अभी एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ है, जो कि अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का ग्लोबल कॉन्फ्रेंस था। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे अबाउट इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA के बारे में। IEA क्या है? सो इट इज एन ऑटोनमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये एक स्वायत्त अंतर सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है विद इन द OECD फ्रेमवर्क। किसके अंतर्गत बना था ये? OECD के अंतर्गत ये बना था, ये भी ध्यान रखना है। एंड it works with governments and industry to shape a secure sustainable energy features of all। and the IEA जो एनर्जी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है वो established in 1974। कब फाउंड किया गया था? 1974। in the wake of 1973 to 74 ऑयल क्राइसिस हुए थे उस समय पर। to help its member response to major oil supply disruptions, a role it connects to difficult to fulfill today, right।
and IEA's mandate has expanded over time to include tackling and emerging global key energy trends, promoting sound energy policy and fostering multinational energy technology corporations. So ये एक autonomous intergovernmental organization है जो कि OECD फ्रेमवर्क के अंतर्गत 1974 में बनाया गया था। एंड IEA हैज 4 मेन एरियाज फोकस। इसके जो फोकस एरिया है वो 4 हैं, यानी कि 4 मेन फोकस एरियाज हैं इसके। 4 मेन फोकस एरियाज हैं इसके। क्या 4 मेन फोकस एरियाज कौन से हैं, यहाँ पर आप देखेंगे। फर्स्ट वन जो है यहाँ पर वो है एनर्जी सिक्योरिटी, राइट। यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट वन है एनर्जी सिक्योरिटी, एंड सेकंड वन आप देखेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सेकंड है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल अवेयरनेस, एंड नेक्स्ट आपका है एंगेजमेंट वर्ल्ड वाइड। अवेयरनेस एंड वर्ल्ड वाइड एंगेजमेंट होती है, वैश्विक स्तर पर इसकी एंगेजमेंट आवश्यक है। इट कंसिस्ट ऑफ 31 मेंबर्स। अब देखो ये जो IEA है ना, इसके 31 मेंबर कंट्रीज हैं एंड 11 एसोसिएटेड मेंबर्स। 31 तो मेंबर हैं और एसोसिएटेड जो मेंबर्स हैं वो कितने हैं, 11 हैं। ये भी ध्यान रखना है। अ कैंडिडेट country to a IEA must be a member country of OECD। अब देखो जो IEA है 31 मेंबर्स हैं, 11 मेंबर एसोसिएटेड हैं। अगर किसी देश को IEA का सदस्य बनना है, मेंबर बनना है, तो उसको OECD का सदस्य बनना आवश्यक है। OECD की फुल फॉर्म क्या है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये पूछा भी गया 2017 में, OECD से सवाल पूछा गया था, फुल फॉर्म पूछी गई थी, इसमें कौन से ग्रुप्स हैं ये पूछे गए थे, राइट। उसी के अगले साल IEA से रिलेटेड भी सवाल आया था, तो थोड़ा सा इनको इंटीग्रेटेड करके पढ़ना जरूरी होता है। यहाँ पर हम देखेंगे क्राइटेरियाज फॉर मेंबरशिप। जो मेंबरशिप लेने के लिए क्या क्या क्राइटेरियाज होने आवश्यक है, जैसे कि एक तो आपको पता चल गया कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर कॉर्पोरेशन, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन का होना आवश्यक होता है, जो OECD के सदस्य का होना आवश्यक है अगर आपको IEA का सदस्य बनना है तो। सो क्रूड ऑयल एंड प्रोडक्ट सब्स आर इक्विवेलेंट टू 90 days of the previous year's net import, and with the government has immediate access even if does not own them directly, and could be used to address disruptions to global oil supply। दूसरी चीज, a demand restraints program to reduce national oil consumption by up to 10%, legislation and organization to operate and coordination emergency response measures on the national basis, legislation and measures to ensure that the oil companies under the jurisdiction reports information upon request। Measures are in place to ensure the capability of contributing its share of an IEA collective action। इसका होना जरूरी है। अब हम भारत की बात कर लेते हैं कि भारत इसका सदस्य है या नहीं। सो इंडिया ज्वाइंट दिस ऑर्गेनाइजेशन इन 2017। 2017 में भारत ने IEA को ज्वाइन कर लिया था एज एन एसोसिएटेड मेंबर्स, यानी कि ये एक एसोसिएट मेंबर है। द IEA periodically conducts extensive analysis of member countries energy policies and report published by IEA। कुछ रिपोर्ट्स भी ऐसे हैं जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा पब्लिश किए जाते हैं, तो देखते हैं उन रिपोर्ट्स के बारे में। कौन से रिपोर्ट्स हैं जो पब्लिश किए जाते हैं। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक है ना, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक अभी पब्लिश हुई थी। आपके लिए होमवर्क है, मुझे बताना वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक में इंडिया के क्या हाइलाइट्स हैं। वर्ल्ड एनर्जी बैलेंस, एनर्जी टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव्स, वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिस्टिक्स, नेट जीरो बाय 2050, ये रिपोर्ट्स हैं जो कि पब्लिश किए जाते हैं। अब हम देख लेते हैं OECD के बारे में क्या है। OECD इट इज एन इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर सरकारी संस्थान है, 38 मेंबर्स हैं इसमें, एंड कमिटेड टू डेमोक्रेसी एंड मार्केट इकोनॉमी। दूसरी बात, जो OECD है, members are typically democratic countries that supports free market economies, and the OECD was established
दिसंबर 14 1960, तो 14 दिसंबर 1960 को जो OECD है ये बना था। तो ये जो मंथ है 14 दिसंबर आने वाला है, इंपॉर्टेंट है। बाय 18 यूरोपियन नेशंस प्लस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैनेडा, ठीक है। The state's goal of the Organization for Economic Cooperation and Development is shape policies, is the foster prosperity, equality, opportunity and well-being for all। ये जो सदस्य देश हैं इनके वेल बीइंग के लिए, इनको अवसर देने के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए, इक्वालिटी के लिए, ये अपना जो संगठन है, जो समूह है, ऑर्गेनाइजेशन है, इसका ये उद्देश्य है, ठीक है। अब हम इसी से संबंधित यहाँ पर सवाल देखेंगे क्या है। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इट इज एन ऑटोनमस इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विद इन OECD फ्रेमवर्क, बिल्कुल सही बात है। इट वर्क्स विद गवर्नमेंट्स इंडस्ट्री टू शेप सिक्योर सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर फॉर ऑल, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। थर्ड है द IEA was established in 1974 with the wake of 1973, 14 and 74 ऑयल क्राइसिस हुए थे। टू हेल्प इट्स मेंबर रिस्पॉन्ड टू मेजर ऑयल सप्लाई डिस्ट्रप्शन, आर रोल इट्स कंट्रीब्यूट टू फुलफिल टुडे। तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, तो आंसर हमारा होगा सी हमारा यहाँ पर आंसर है। अब आपको मैं यहाँ पर कुछ चीज बता देती हूँ। IEA, जो IEA है इंडिया का क्या यहाँ पर है। सो इंडिया आप देखेंगे एसोसिएटेड मेंबर है, इंडिया यहां पर आप देखें एसोसिएटेड मेंबर है, राइट। दूसरी चीज कब ज्वाइन हुआ था, ज्वाइंड इन 2017। दूसरी बात, अगर यहां पर जब IEA की बात कर रहे हैं तो 1974 में ये फाउंड हुआ था, एस्टेब्लिश हुआ था। और ये जो IEA है इसके आप देखेंगे 31 मेंबर्स हैं, एंड वहीं पर आप देखेंगे इसके 11 एसोसिएटेड मेंबर्स हैं, राइट। एसोसिएटेड मेंबर्स जो है इसके वो 11 है। ये चीज भी आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। सो आज की हमारी जो क्लास है यहाँ पर, तो आंसर हमारा है सी, राइट। आज की हमारी जो क्लास है उसको हम यहीं पर बाइंड अप करते हैं। अच्छे से क्लास को करिएगा, PYQs आप जरूर देखो, सिलेबस जरूर देखो, चीजों को इंटीग्रेट करके पढ़ना सीखो। चाहे करंट अफेयर को स्टैट से कर रहे हो, स्टैटिक पोर्शन को करंट अफेयर से कर रहे हो, ठीक है। और ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल है, रेगुलर क्लास को किया करो। अगर कोई डाउट होता है क्लास में तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर किया करो। जो आपको बीच बीच में मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ, होमवर्क देती हूँ, और उनका भी आंसर आप किया करो। क्योंकि अगर आपको नहीं पता है तो आप सर्च करके करोगे, कहीं से पढ़ के करोगे, तो कम से कम आपको एक टॉपिक की जानकारी एक्स्ट्रा होगी, राइट। सो अच्छे से आप लोग क्लास करिए। थैंक यू सो मच।